इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिराइव किया था, डेल डॉट जे प्लस डी रो बाई डी टी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर टाइम वेरिंग फील्ड ना, लिख चुके हैं इसको। और फॉर ए स्टैटिक फील्ड, स्टैटिक फील्ड के लिए ये डी रो बाई डी टी 0 होता है ना, ये टर्म 0 होता है। जो फील्ड यदि स्पेस के किसी पॉइंट का फील्ड को चाहते हो कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में वैरी नहीं करे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो सोर्स चार्ज होगा उस सोर्स चार्ज का चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रखना होगा, ठीक है। तब इसके चलते यहाँ का फील्ड में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा। तो इसका चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रखोगे तब यहाँ का फील्ड टाइम का फंक्शन में नहीं आएगा। और चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट तो डी रो बाई डी टी बराबर 0। इसके लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो जाएगा सिंपली डेल डॉट जे इक्वल टू 0, ठीक है। अब लिखो टॉपिक में कोरेक्शन इन फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। एंड कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। पहले तो हम लोग ये देखें कि फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन में करेक्शन करने की नौबत है, पहले ये वेरीफाई करें और फिर करेक्ट करने चलें। और जब उसको करेक्ट करने जाओगे तो अपने आप एक न्यू टाइप का करंट डिफाइन होता है जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, और इस करंट से रिलेटेड जो डेंसिटी होगा उसको डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो दो काम करना कि उसमें करेक्शन करने की नौबत है, पहले ये प्रूफ करें हम लोग। अब इसको दो तरह से थ्योरेटिकली भी वेरीफाई कर सकते हो, थ्योरेटिकली भी एनालाइज कर सकते हो कि फोर्थ इक्वेशन में करेक्शन करना चाहिए, और मैथमेटिकली भी इस बात को वेरीफाई कर सकते हो कि फोर्थ इक्वेशन में करेक्शन करना चाहिए आपको, और फिर वो करेक्शन करना है। देखो ये फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, अब पहला मैक्सवेल इक्वेशन में तो कुछ और एक्स्ट्रा बात नहीं कर सकते हो आप, डेल डॉट टी बराबर रो बाई, इसमें कुछ और डिस्कशन नहीं, इसमें भी कोई डिस्कशन और अभी नहीं करेंगे 0। लेकिन थर्ड को देखिए, थर्ड क्या था, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी। एच वेक्टर के टर्म्स में बात करोगे तो माइनस म्यू नॉट डी एच बाई डी टी। और चौथा इक्वेशन लाए हो कितना, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे ना। एच वेक्टर के टर्म्स में बात करना है तो म्यू नॉट से इसको डिवाइड कर दो, तो डेल क्रॉस एच इक्वल टू सिंपली क्या, वेक्टर जे। देखिए ये थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन क्या का क्या मतलब, इसमें ये एक प्रॉपर्टी है कि ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन आल्सो क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, यही बात बोल रहा है ना ये, यदि एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे किसी रीजन में तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक, स्पेस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट स्पेस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेस वेरिंग इसको क्यों बोल रहे हैं, इसमें डेल क्रॉस लगा हुआ है, कर्ल लगा हुआ है, ग्रेड डाइव कर्ल पॉइंट फंक्शन में ही ओनली अप्लाई होता है। किसमें, पॉइंट फंक्शन में। पॉइंट फंक्शन यानी स्पेस वेरिंग फंक्शन नहीं, पॉइंट पर डिपेंड करना मतलब उसको स्पेस वेरिंग भी फंक्शन भी बोल सकते हैं हम लोग।
तो क्लियरली थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन सेज दैट ए टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन आल्सो क्रिएट ए स्पेस वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स ओनली चार्ज पार्टिकुलर चार्ज बॉडी नहीं है, यहां से वो नया सोर्स दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या? टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाई नॉट ए टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो क्रिएट ए स्पेस वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड? ये सोचा मैक्सवेल कि जब ए टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट ए स्पेस वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो व्हाई नॉट ए टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ए स्पेस वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना? तो यहां पर देखो, यहां पर जैसा दोनों का LHS का पैटर्न देखिए, ये स्पेस वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्पेस वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। RHS में देखो तो RHS में एक टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, लेकिन यहां पर RHS में कोई स्पेस वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिख रहा है। तो उसको लगा कि कुछ मिसिंग है, यहां फोर्थ इक्वेशन में कुछ मिसिंग टर्म है। जब ये इस टाइप का फील्ड ये फील्ड क्रिएट किया, तो ये टाइम मतलब यहां पर एक टर्म ऐसा होना चाहिए जहां क्या दिखे आपको, d/dt, तब ना बोलोगे कि ये टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो क्रिएट क्या, स्पेस वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक तो ये यहां से लग रहा है कि फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन करेक्ट नहीं है। दूसरा एक मैथमेटिकल एनालिसिस है जिससे ये प्रूव कर सकते हो कि फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन करेक्ट नहीं है। तो पहले ये लिखो, ये थ्योरेटिकल एनालिसिस कि फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन आपका करेक्ट नहीं है, उसका लॉजिकल एक्सप्रेस डिस्क्रिप्शन ये हुआ कि हेयर वी ऑब्जर्व दैट, ये इसको लिखो पहले सब, द मैक्सवेल इक्वेशंस आर, मैक्सवेल इक्वेशंस आर, ये अभी तक तो यही किए मैक्सवेल इक्वेशन, इसमें मॉडिफिकेशन सब होगा। एक बात, ये करेक्शन इन मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन लिखे हो, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो मॉडिफिकेशन इन एम्पियर सर्किटल लॉ। फोर्थ इक्वेशन कहां से आया था? एम्पियर सर्किटल लॉ से आया था। तो इस टॉपिक को ये नाम भी दिया जा सकता है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। नहीं, अभी नहीं, यही तो पता करना है कि होना चाहिए, अभी तक तो इतना ही लिखना है। लिखो, हेयर वी ऑब्जर्व दैट फ्रॉम थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। अच्छा, ये सब ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जो इसको थर्ड बोला, इसको फोर्थ बोला, कोई बुक पहले ये कर रहा होगा, ये बाद में कर रहा होगा, तो उसका फोर्थ ये होगा, थर्ड ये होगा, समझे? 1 और 2 सबका यही होता है, थर्ड फोर्थ में वो सब एक्सचेंज कर लेता है। तो ये कोई फिक्स्ड नहीं है कि नहीं यही फोर्थ है यही थर्ड है। फ्रॉम थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन it is observed that a time varying magnetic field can also create a space varying इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी में इंक नहीं लाओ तो दूसरा मार्कर। और सुनो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी। देन व्हाई नॉट ए टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड can also create a space varying magnetic field
hence it seems that fourth Maxwell equation is incomplete. Seems that fourth Maxwell equation is incomplete. ठीक है, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन इनकम्प्लीट है. दैट इज देयर मस्ट बी सम मॉडिफिकेशन इन एम्पियर सर्किटल लॉ. फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन क्या एम्पियर है सर्किटल लॉ ना. दैट इज देयर मस्ट बी सम मॉडिफिकेशन इन एम्पियर सर्किटल लॉ. ये तो थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन हुआ कि फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन इनकम्प्लीट है. समझा नहीं. यहाँ पर निश्चित रूप से इसमें एगो टर्म होना चाहिए जहां क्या दिखे, डी बाई डी टी. तब ना बोलोगे कि ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. देखो अब सुनो देखो अब मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देखो. मैथमेटिकली वेक्टर कैलकुलस से भी ये पता चला कि फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन गलत है. आप इस फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन में दोनों तरफ डाइव लगाओ तो टेकिंग डाइव ऑन बोथ साइड इन फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन. टेकिंग ऑल्सो करके लिखना, ऑल्सो टेकिंग डाइव ऑन डाइवर्जेंस. डाइव मतलब क्या, डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड इन फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन. इधर डाइव दैट इज आपको करना होगा डेल डॉट डेल क्रॉस बी. तो इधर भी डाइव करना है म्यू नॉट डेल डॉट जे. और इसका प्रॉपर्टी क्या होता था, डाइव कर्ल बी. डाइव कर्ल बी का क्या प्रॉपर्टी, क्या इसका प्रॉपर्टी बताइए ना. अरे ये बताओ ना, डाइव कर्ल ए डाइव कर ले, क्या नहीं याद आ रहा है क्या. सुना, डेल डॉट डेल क्रॉस भी है. पहली बात ये समझो, ये वेक्टर क्वांटिटी है. कर्ल, कोई वेक्टर का कर्ल क्या, वेक्टर, उसका डाइव निकाल रहे हो तो डाइवर्जेंस ऑलवेज एक स्केलर क्वांटिटी होता है. ये एक स्केलर क्वांटिटी. तो ये आपका आता है हर टर्म, इसमें दूगो टर्म, दोनों टर्म स्केलर दिखे. तो एक टर्म होता है डेल इंटू डेल डॉट बी माइनस डेल टू बी. क्या ये प्रॉपर्टी ये है. अब अभी डिराइव करने, हाँ ये जीरो. देखो जीरो वाला क्या क्या था, एक था कर्ल ग्रेड फाई बराबर जीरो. कर्ल ग्रेड फाई जीरो. डाइव कर्ल ए बराबर जीरो. डाइव कर्ल, ये प्रूव किए, कर दे क्या प्रूफ, इसको अलग से बता दे क्या यूज करोगे इसको, याद रखना. हाँ, कर्ल ग्रेड फाई बराबर भी जीरो, डाइव कर ले जीरो. ठीक है, ये साइड में मेंशन करो इस दोनों प्रॉपर्टी को.
वो था कर्ल कर्ल ए का, कर्ल कर्ल बी का था वो जो पहले लिखे थे ना, ये भी देख लेना, सुन लो, कर्ल कर्ल ए, यही 3 को यूज होगा, सुनिए, कर्ल कर्ल ए, कर्ल कर्ल ए, ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा डेल डेल डॉट ए माइनस डेल टू ए, बस इतने प्रॉपर्टी का तो यूज करना है, इसको लिख लीजिए, इसको साइड में लिख लीजिए। तो अब सुनो, देखो, तो ये 0 आना, दैट इज यहां से क्या रिजल्ट आया, डेल डॉट जे बराबर 0, इसलिए डेल डॉट जे बराबर 0। अब बताओ, ये डेल डॉट जे बराबर 0, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है किसके लिए, फॉर स्टैटिक फील्ड के लिए, किसके लिए, स्टैटिक फील्ड का इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी था ना ये, डेल डॉट जे बराबर 0, एंड इट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर स्टैटिक फील्ड। तो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन से जो बात निकल के आ रहा है, अभी तक जो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन आप किए हुए हो, उससे जो रिजल्ट आया वो एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है फॉर स्टैटिक फील्ड, यानी फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन इज करेक्ट ओनली फॉर किसके लिए, स्टैटिक फील्ड के लिए। टाइम वेरिंग फील्ड के लिए फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन करेक्ट नहीं है, यदि, क्योंकि ये टर्म तो स्टैटिक फील्ड के लिए है ना, और ये आया है फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, दैट इज वो इक्वेशन फॉर स्टैटिक फील्ड के लिए वैलिड है। इट मींस दैट फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन इस फॉर्म का फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे, is valid only for static field, static field। टाइम वेरिंग फील्ड के लिए डेल डॉट जे 0 नहीं आना चाहिए। यदि ये इक्वेशन टाइम वेरिंग फील्ड के लिए भी वैलिड होता तो टाइम वेरिंग फील्ड के लिए डेल डॉट जे 0 नहीं होता है। टाइम वेरिंग फील्ड के लिए डेल डॉट जे का वैल्यू माइनस डी रो बाई डी टी होता है फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। उतारो पहले सब बात, इधर हो गया ना। देखो, तो इन केस ऑफ टाइम वेरिंग फील्ड डेल डॉट जे इज नॉट इक्वल टू 0 इन केस ऑफ टाइम, इसीलिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा गया था इससे पहले। इन केस ऑफ टाइम वेरिंग फील्ड, डेल टाइम वेरिंग फील्ड के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो था वो था डी रो बाई डी टी प्लस डेल डॉट जे बराबर 0, दैट इज डेल डॉट जे बराबर कितना, माइनस डी रो बाई डी टी। ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर टाइम वेरिंग फील्ड। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो एक यूनिवर्सल लॉ है, वो तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ये गलत नहीं हो सकता है। इसका मतलब आपका ये फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन ही, ये इक्वेशन इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए वैलिड नहीं है। अरे आपने यहां पर डेल डॉट जे निकाला इस इक्वेशन से तो 0 ना जा रहा है नहीं, जबकि डेल डॉट जे कितना आना चाहिए, माइनस डी रो बाई डी टी आना चाहिए फॉर टाइम वेरिंग फील्ड। तो वो भी सही है, लेकिन किसके लिए सही है, स्टैटिक फील्ड के लिए सही है। टाइम वेरिंग फील्ड के लिए ये इक्वेशन सही नहीं है। यानी मैक्सवेल जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो जनरल नहीं है, वो ओनली स्पेशलाइज्ड फॉर्म में है। आप जो एम्पियर सर्किटल लॉ जानते हो, बी डॉट डी एल का इंटीग्रल इक्वल टू म्यू नॉट जे, वो ओनली फॉर किसके लिए, स्टैटिक फील्ड के लिए, जनरल नहीं है वो। तो अब चलें उसको करेक्ट करने के लिए एक ऐसा एम्पियर सर्किटल लॉ जो दोनों फील्ड के लिए वैलिड हो। नहीं तो आप
आप यही चाहते हो कि हमारा इक्वेशन ऑफ, देखो इधर इधर देखो, थोड़ा टेक्निकल प्रूफ है यहाँ पर। हमको डेल डॉट जे जीरो नहीं आना चाहिए फॉर टाइम वेरिंग फील्ड, तो डेल डॉट जे ऐसे डायरेक्ट डाइव लगाते हो तो डेल डॉट जे जीरो आ जा रहा है। यदि हम लोग अपने तरफ से एक्स्ट्रा एगो काम कर दें, इस जे को जे नहीं मान के एगो नया जे एज्यूम करें, एक न्यू जे, और वो न्यू जे दो जे का कॉम्बिनेशन हो, तो टॉपिक बनाओ करेक्शन इन फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। करेक्शन इन फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन फॉर टाइम वेरिंग फील्ड। let for time varying field, fourth Maxwell equation is, let for time varying field, fourth Maxwell equation is del cross B equal to म्यू नॉट। अब देखो यहां पर क्या करते हैं, इस जे में दो ठो जे लेते हैं हम लोग, दो जे का कॉम्बिनेशन लेते हैं। बस करेंगे क्या, इस जे की जगह नीचे सी लगा देना और इस जे की जगह नीचे डी लगा देना, ठीक है। अब डेल डॉट जे जीरो नहीं आएगा, आपको टाइम वेरिंग फील्ड के लिए डेल डॉट जे को जीरो नहीं होने देना है, समझे। तो वो तब होगा जब जे को दो ब्रेक कर दिया, जे सी प्लस जे डी में। अब आप डाइव लगा के देखो, नाउ टेकिंग डाइव ऑन बोथ साइड, तो डेल डॉट डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे डेल डॉट जे सी प्लस डेल डॉट जे डी। ये तो जीरो होगा अकॉर्डिंग टू वेक्टर कैलकुलस। इसलिए डेल डॉट जे सी इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे डी, यानी जीरो नहीं ना आया, जीरो नहीं ना आ रहा है। तो सी और डी की जगह में और आएगा क्या, ये ऐसे लिखना, तो डेल डॉट जे डी इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे सी। क्या बोल रहे हैं, सी और डी की जगह में जरूरी है कि सी भी डी ले। क्यों सी और डी ले रहे हैं अभी आगे पता चलेगा। सी ही क्यों ना, वहाँ पर उसको एक्चुअली दो टाइप का करंट डिफाइन होना है, एक करंट कंडक्शन करंट होता है और एक डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो सी फॉर कंडक्शन करंट एंड डी फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, इसलिए सी और डी यूज कर रहे हैं वहाँ पर। तो डेल डॉट जे डी एक नया टर्म, अरे पहले जो मैक्सवेल इक्वेशन है, सुनिए सुनिए, जो अभी तक जो चौथा मैक्सवेल इक्वेशन में सिंपली जे लिखे थे ना, जे सी, वहीं से वहां भी लिख सकते हो आप। वो जो जे था, जो आप पहले से जे जानते हो, वो जे सी ही है, कंडक्शन करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से जो करंट कंस्टिट्यूट होगा, उस करंट से जो डेंसिटी, करंट डेंसिटी एक्वायर होगा, उसी को इलेक्ट्रॉन के, हाँ, जब जहां पीछे जहां भी जे था, अरे चूंकि एक के गो जे था इसलिए खाली जे लिख रहे थे, यहाँ दो ठो जे की डिफाइन करना है, तो ये तो जानना चाहोगे ना कि पहला जो जे था वो क्या था, तो वो जेसी था। जेसी मतलब क्या, कंडक्शन करंट डेंसिटी, नाम लिख लीजिए उसको। जेसी को यहाँ पर कंडक्शन करंट डेंसिटी, और इसका मीनिंग क्या,
करंट डेंसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एगो नया करंट अभी डिफाइन होने जा रहा है, समझे, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो पहले तो वो ये जान के रखो ना कि पहले से जो करंट होता है वो क्या था, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जो करंट कंस्टिट्यूट होता था वो, उसी को कंडक्शन करंट बोलते हैं। इसको लिखो करंट डेंसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आइए, अब यहां देखो, हम लोग जो न्यू करेक्टेड जो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है उसमें करेक्शन खाली किस में किया, करंट डेंसिटी में करेक्शन किया। जेसी में एगो और नया जे ऐड किया, अननोन जे, उसका नाम उसको रिप्रेजेंट किया जे डी से। अब क्यों डी ही लिखा, डिस्प्लेसमेंट वर्ड ही क्यों यूज हुआ इसमें, वो सब अभी थोड़ा चलो आगे तब पता चलेगा। तो अब जे डेल डॉट जे सी जो है वो 0 के बराबर नहीं आ रहा है यदि एगो नया करंट डेंसिटी ऐड कर दिया तो। अच्छा, इसको हम लोग इस इक्वेशन को कंपेयर करें, इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से कंपेयर करें, तो ये भी जे तो जेसी है ना, पहले से जो जे जानते हैं क्या है वो जेसी। तो क्लियरली डेल डॉट डी की जगह कौन है, डी रो बाई डी टी है, नहीं, डेल डॉट डी की जगह क्या, आप जो पहले लिख रहे थे ना, पहले जो लिख रहे थे वही स्टाइल से ही था, डेल डॉट जे सी इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे डी। अब कंपेयर करोगे, इसको एक इक्वेशंस नाम दे दो, इसको 1, इसको 2 या ए बी सी डी करके लिख दो, इसको ए बी और इधर एक ठो सी दे दो और लिखो अरे भाई सुनिए, टाइम वेरिंग फील्ड के लिए मेरा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये है, ठीक, और टाइम वेरिंग फील्ड के लिए मेरा फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन मान लिया ये है ना। टाइम वेरिंग फील्ड के लिए अपने फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन को ऐसा एज्यूम किया, तो यहां से डाइव लगाने से ये रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को कंपेयर कर लें किससे हम लोग, सी से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। तो लिखो व्हेन कंपेयरिंग इक्वेशन बी एंड सी, कंपेयरिंग इक्वेशन बी एंड सी, तो क्या पता चल रहा है, डेल डॉट जे डी इक्वल टू कितना, डी रो बाई डी टी। ठीक है, डी रो बाई डी टी डेल डॉट जे टी बराबर, तो जे डी बराबर कितना, ओनली खाली जे डी की बात करें तो कितना। तो देखिए ये रो, सुनो, ये रो को रो फ्री भी लिख सकते हो, इस रो को रो फ्री, फ्री सरफेस, फ्री वॉल्यूम। देखो ना इधर, हे भगवान, कहे ना पहले की टेक्निकल प्रूफ है, कहाँ से क्या सेटिंग कर रहे हैं, कौन कंसेप्ट सबको। पहले तो क्या किया हम लोग, क्या हुआ अभी तक, क्या हुआ इसमें, एम्पियर्स फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन में करेक्शन करने की नौबत है। एक स्टाइल चेक करने का ये था कि थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन में देखा कि dB बाई डी टी से E आता है, तो क्यों नहीं dE बाई डी टी से B आवे, लेकिन फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन में कहीं dE बाई डी टी नहीं है। दूसरा मैथमेटिकली चेक किया, जब फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन में डाइव लगाया तो डेल डॉट जे सी 0 आया। ये भी सही है डेल डॉट जे 0, लेकिन किसके लिए सही है, वो स्टैटिक फील्ड के लिए सही है। यानी हमारा पुराना फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन किसके लिए वैलिड, स्टैटिक के लिए वैलिड। टाइम वेरिंग में
के लिए वो वैलिड नहीं है। टाइम वैरिंग होता तो डेल डॉट जे क्या आना चाहिए था, माइनस डी रो बाई डी टी आना चाहिए था, जबकि वो जीरो आ रहा था। तो हम लोग करेक्शन करने के लिए अपना मन से क्या किया, उस जेसी में एगो नया करंट डेंसिटी ऐड किया, फिर डाइव लगाया तो ये रिजल्ट मिला, और इसको कंपेयर किया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, तो डेल डॉट जे डी बराबर इतना आया। तो अब तो जे डी बराबर कितना हो, तो डाइव जे डी बराबर इतना आया, जे डी बराबर कितना होगा, ये जो रो देख रहे हो ना इसमें, ये रो फ्री है। कौन रो, फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और एक कंसेप्ट हम लोग ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेमेस्टर 5 में या सेमेस्टर 2 में ये सब कंसेप्ट किए हुए हैं। डेल डॉट डी इक्वल टू रो फ्री, या चलो ना ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, क्या था, डी फॉर्म में लिख दो ना, फ्रॉम फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। डी वेक्टर के टर्म्स में फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन यही था ना, ई वेक्टर के टर्म्स में, तो यहां का रो को भी रो फ्री ये समझना, ठीक ना। इसको लिख लो घेर के, डी रो फ्री बाई डी टी। तो क्या करें, इस रो फ्री की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, डेल डॉट डी सब्स्टिट्यूट कर दें। इसलिए देखो ना रे, साथ साथ मत उतारो कुछ बात को साथ साथ मत उतारिए। हर टॉपिक का एक लेवल नहीं होता है। इधर डेल डॉट जे डी, इधर डी बाई डी टी, और रो फ्री की जगह ये डेल डॉट डी, डेल इसको ऐसे कर लोगे, डेल डॉट डी डी बाई डी टी। अब डेल डॉट ये तो लिखे हुए हैं ना, इतना लिख लिया है, देखो। तो इसलिए जे डी इक्वल टू कितना, डी डी बाई डी टी, और चूंकि डी वेक्टर इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इनटू ई फॉर एयर और वैक्यूम के लिए, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फिर ये हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट इनटू क्या, डी बाई डी टी। एंड हेंस फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन जो हो जाएगा, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन फॉर टाइम वैरिंग फील्ड, वो दोनों के लिए वैलिड होगा, स्टैटिको के लिए वैलिड होगा। देखो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन डेल, या फ्रॉम इक्वेशन ए लिख सकते थे, फ्रॉम इक्वेशन ए डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे सी प्लस, यहां पर क्या लिख दो, इप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, या सिंपली म्यू नॉट जे सी प्लस म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। ये हुआ आपका करेक्टेड फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। और ये इक्वेशन टाइम स्टैटिको फील्ड के लिए वैलिड, यदि फील्ड स्टैटिक होगा तो डी बाई डी टी जीरो हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा, नहीं उतारो। क्लियरली वो जो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन में कहीं डी बाई डी टी टर्म होना चाहिए, तो अब वो भी बात प्रूव हो रहा है कि टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो क्रिएट स्पेस वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ से आप स्टैटिक फील्ड के लिए भी आ सकते हो। तो क्या हुआ, इसको करने में एक न्यू करंट डेंसिटी, अच्छा हाँ, उसको जे डी क्यों नाम दिया था, चूँकि ये जे डी जो आया बराबर किसका, जे डी बराबर डी डी बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टाइम डिराइवेटिव के बराबर आया ये, इसलिए इसको डिनोट किया था किससे, डी से, और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी नाम रखा था, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैथमेटिकली डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी पता चला,
और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन को डिफाइन किया। और तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी डिफाइन होगा। जब डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी डिफाइन हुआ तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी डिफाइन होगा। ये सब करने के बाद मैक्सवेल एक एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई किया कि निश्चित रूप से एगो और करंट होना चाहिए। अब वो कैसे, वो देखो, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर द करेक्शन इन एम्पियर सर्किटल लॉ। ये सब तो मैथमेटिकली वेरीफाई हुआ ना कि करेक्शन करना जरूरी है एम्पियर सर्किटल लॉ में। अब एक्सपेरिमेंटली देखिए इसको, और वहाँ से भी आप जेडी निकाल सकते थे। उस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से भी जेडी का यही वैल्यू निकलता। लेकिन वेक्टर कैलकुलस मेथड ये करना है आपको एग्जाम में। देखो 12 लेवल में क्या बात होती है, ये 12 लेवल वाली बात है। इसके लिए क्या क्या किया जाता है ना, कैपेसिटर लिया जाता है और इस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दोगे। तो जब तक ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हो जाएगा तब तक सर्किट में करंट एग्जिस्ट करता है। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा करंट जीरो। ये प्रॉपर्टी है कैपेसिटिव सर्किट का, ठीक है। कैपेसिटर सर्किट का ये प्रॉपर्टी होता है कि करंट एग्जिस्ट करेगा। आप मीटर लगा के रखोगे तो डिफ्लेक्शन दिखेगा, लेकिन कुछ ही टाइम तक, बहुत स्मॉल टाइम तक ये डिफ्लेक्शन दिखेगा। वो कब तक, जब तक ये फुल्ली चार्ज नहीं हो गया हो। एक पर प्लस चार्ज जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए हुए हो, दूसरे पर निगेटिव चार्ज, ये सब है ना प्रॉपर्टी कैपेसिटर का। और इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंस्टिट्यूट होता है इस डायरेक्शन में। ये सब बात जानते हो आप। सर्किट में कुछ करंट है, कब तक करंट दिखाओगे सर्किट में, जब तक ये फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है तब तक। फुल्ली चार्ज कब होता है, तो जब इस कैपेसिटर का पोटेंशियल बैटरी के ईएमएफ के बराबर हो जाता है तो ये फुल्ली चार्ज समझा जाता है और करंट जीरो हो जाता है सर्किट में। इस सब से मतलब नहीं है आपको। आप वो केस कंसीडर कर रहे हो जब हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है, तब तक तो करंट दिखाएंगे सर्किट में। अब बताओ, ये करंट मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है इस प्लेट से इस प्लेट में, तब करंट इधर। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट ना करंट होता है। एक बात बताइए, यहां तो एयर गैप है, तो ये करंट का ये कंटिन्यूटी कैसे बना? आप जानते हो सर्किट टूटा हुआ है तो करंट कहां से होगा? नहीं ना होना चाहिए करंट, सर्किट तो टूटा हुआ है ना। तो फिर कैसे ही करंट है सर्किट में? निश्चित रूप से इस एयर गैप में भी एक करंट होगा, वो इतने ही के बराबर होगा, इसी करंट के बराबर, ठीक है। वो उस करंट का वैल्यू इतने ही के बराबर। इस एयर गैप में करंट है। अब ये करंट कहां से आया? अच्छा, एयर गैप में करंट है, इसका एग्जिस्टेंस का काउज तो एगो ऐसे बताया हम आपको कि यदि करंट है, सर्किट टूटा हुआ है, तो फिर करंट कैसे हुआ? नहीं होना चाहिए था। यदि है करंट तो एयर गैप में भी ये करंट होना चाहिए। इसको अलग तरह से भी वेरीफाई किया गया कि मैग्नेटिक नीडल रखा इस रीजन में, वो नीडल में डिफ्लेक्शन आया, तो मैग्नेटिक नीडल को कौन डिफ्लेक्ट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन? करंट। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स करंट। अरे इस वायर के पास रखोगे नीडल को तब तो डिफ्लेक्ट होवे करेगा, क्योंकि यहां करंट है, तो देख रहे हैं आप। यहां पर एयर गैप में कोई करंट तो है, अचानक तो यही ना बोलेंगे यहां एयर है करंट नहीं होगा। तो फिर ये मैग्नेटिक, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नीडल रखने से तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। मैग्नेटिक नीडल को कोई मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकता है, यानी वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो निश्चित रूप से यहां क्या होगा? एक करंट होगा। तो नीडल यहां भी डिफ्लेक्ट करता हुआ दिखा, यहां पर देखा तो डिफ्लेक्ट किया, तो ये कोई बहुत बड़ा आश्चर्य की बात
नहीं है, ये करंट अपना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, वो उस फील्ड के चलते डिफ्लेक्ट हुआ। यहाँ का लिए डिफ्लेक्ट हुआ आपका मैग्नेटिक नीडल, तो निश्चित रूप से यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ भी एक करंट होगा। समझे? ये सब वेरीफाई कर रहा है। तो दो तरह से यहाँ भी बताया आपको, एक तो सर्किट टूटा हुआ है फिर भी करंट है, ये तब ये संभव है जब इसके अंदर एक करंट इमेजिन करोगे, फिर एक्सपेरिमेंटली देखा आप। अब चलो पता करने के लिए वो करंट कितना होगा इस रीजन में, उसका सोर्स कौन है उस करंट का। तो इस रीजन में और तो नहीं कुछ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कितना, Q/A/ε0। कैपेसिटर चैप्टर में पढ़े होगे, सिग्मा/ε0 ना, सिग्मा मतलब चार्ज बाय एरिया। तो इस रीजन में करंट है इतना मान लिए ना, ठीक है ना, इतना एक्सेप्ट हो गया ना, इस रीजन में है करंट। अब उस करंट का सोर्स ढूंढते हैं हम लोग। तो यहां पर कोई चार्ज फ्लो तो नहीं कर रहा है, फिर भी करंट है, जबकि जानते हैं करंट तब होता है जब चार्ज फ्लो करता है, यानी करंट का सोर्स फ्लोइंग चार्ज होता है। अभी तक तो यही पता था, लेकिन देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब तक ये फुल्ली चार्ज नहीं हुआ होगा कैपेसिटर, चार्ज ही चेंज कर रहा होगा ना, बढ़ रहा होगा चार्ज। जब तक फुल्ली चार्ज नहीं हुआ तब तक तो चार्ज वेरिएबल होगा ना, इंक्रीज कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा जब चार्ज वेरी करेगा, यानी इस कैपेसिटर रीजन में एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। शायद वही टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, जिसके चलते मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुआ। ये सब बात तो पहले ही हम लोग कर लिए थे कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। अब देखो एक्सपेरिमेंटली भी ये सब बात प्रूफ हो रहा है। यही और मैं उस मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज वो जो एक हाइपोथेटिकल करंट इमेजिन कर रहे हो, उसका सोर्स ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कितना होगा, अच्छा ये तो हुआ थ्योरेटिकली लॉजिकली ये सब बात का। अब यहाँ पर मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे कि वहाँ एक करंट होना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या करोगे, एक आप एक लूप कंसीडर करें, एक लूप जो इस तरह से कंसीडर करो, एक कटोरा टाइप का एक लूप, ये लूप है, ये क्लोज्ड नहीं है और इसमें करंट कैरिंग वायर है। ये लूप इस तरह से लिया कि इसमें दो गो एरिया है, मान लो ये S1 और ये S2। इस एरिया से ये इस एरिया पर करंट डिस्ट्रीब्यूटर है, ये वायर गया ना, ये करंट है ना, तो इसके अलोंग B.dl निकालो आप, इसके अलोंग B, इस लूप का एरिया है C1 C2 नाम दो, चलो लूप का नाम दो, इस लूप का नाम C1 दे दो और इस लूप का नाम, ये लूप प्लेट के अंदर लिया थोड़ा सा बहुत क्लोज, और ये लूप प्लेट के जस्ट इधर बगल में, ये दोनों बहुत क्लोज है। ये लूप इस प्लेट के जस्ट नज़दीकी इस साइड से, और ये जो है ये प्लेट के नज़दीक इस साइड से। तो यदि हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ C1 के लिए अप्लाई करें, C1 के लिए अप्लाई करें एम्पियर सर्किटल लॉ को, तो ये तो क्लियरली ये जो करंट है आई उसके करंट म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज्ड, ये करंट। लेकिन यही B.dr इसके लिए अप्लाई करें तो जीरो, क्योंकि इस लूप के अंदर कोई करंट नहीं है और दोनों लूप जस्ट बगल में है। तो जितना इसके क्रॉस हुआ उतना ही उसके क्रॉस भी होना ही चाहिए। ऐसे अप्लाई करके देखते हैं तो इसके क्रॉस जीरो आ रहा है, इसके क्रॉस जीरो नहीं आ रहा है, जबकि दोनों के क्रॉस सेम आना चाहिए था। तो निश्चित रूप से इस यहाँ भी एगो करंट मानना पड़ेगा। वो करंट का वैल्यू किसके बराबर, आई के ही बराबर लेना पड़ेगा, तब ना बराबर आएगा B.dl का इंटीग्रेशन। तो 12 लेवल में लोग ऐसे वेरीफाई करके दिखाता है, समझा दिए। हाँ आप कहोगे तो इस मेथड से वो
इस मेथड से वो करंट का वैल्यू निकाल के दिखाइए ना। तो देखो, तो वो टाइम है, सुनिए, वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही वहां का उस बीच में करंट जो उसका सोर्स है, जो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट है। अब देखिए, इसको डिफरेंशिएट करो तो यहां भी डिफरेंशिएट करोगे 1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी। सुनिए, ये डी क्यू बाई डी टी का यूनिट एंड डायमेंशन किसका? करंटे का ना, करंटे का ना डायमेंशन होगा। इसी को आई डी लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट, जो बराबर आ रहा है किसका? ए एप्सिलॉन नॉट कितना? डी बाई डी टी का। अब ए को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके चले जाओ, एप्सिलॉन नॉट को भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाओ तो उसको डी वेक्टर लिख देंगे। नहीं, सुनिए, इधर देखो ना एडजस्टिंग क्या कर रहे हैं हम। ये एरिया को करें इधर ले आओ, एप्सिलॉन नॉट को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख दो। तो ये तो डेंसिटी ना हुआ, जेडी हुआ ना, ये करंट बाय एरिया, और ये डी वेक्टर है, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर डी वेक्टर, तो वही चीज आया ना, आया ना वही चीज। वो जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था वही सोर्स था उस करंट का। चलो, ये था हम लोग का मैक्सवेल इक्वेशंस। अब हम लोग करेंगे इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। टॉपिक बनाओ, एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट हो रहा है आपका। ये मैक्सवेल, चार मैक्सवेल इक्वेशन, ये चार मैक्सवेल इक्वेशन। अब मैक्सवेल का दूगो मेन कंट्रीब्यूशन है। मैक्सवेल को इतना जो लोग पॉपुलर किए हुए हैं दो ही चीज के चलते। एक तो एम्पियर सर्किटल लॉ में वो थोड़ा डिमेरिट ढूंढा, उसके लिए जो एक नया डिस्प्लेसमेंट करंट दिया था, और दूसरा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिस्कवरी हुआ इसी चारों मैक्सवेल इक्वेशन से। उसके लिए क्या क्या हुआ, क्या सोचा आपका मैक्सवेल। तो देखो, मैक्सवेल देखा क्या, मैक्सवेल को तब तक पता नहीं था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नाम का भी कुछ होता है। उसका पर्पस क्या था मैक्सवेल का? ये जो चार गो मैक्सवेल इक्वेशन है उसमें पहला मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ई वेक्टर, दूसरा मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बी वेक्टर, लेकिन तीसरा और चौथा दोनों में ई और बी दोनों है नहीं। तो वो सोचा कि क्या ये चारों इक्वेशन को और छोटा बना सकते हैं क्या, है ना, उस चारों इक्वेशन को और कम कर सकते हैं, कम नंबर ऑफ इक्वेशन में फॉर्म यूजिंग वेक्टर कैलकुलस। तो उसका पर्पस ये था। उसको पता नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होता है कि नहीं। देखो, द फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन contain only electric field. First Maxwell equation contain only electric field. Second contain only magnetic field. But third and fourth contain both electric and magnetic field. Now the purpose of Maxwell is to convert these four equation into two equation of Maxwell is to convert these four equation into two equation. One contain only electric field, and other contain only magnetic field.
and other contain only magnetic field. By using properties of vector calculus, by using properties of vector calculus, तो देखो कैसे, समझ गए? ये 4 इक्वेशन को वो 2 इक्वेशन में कन्वर्ट करने चला, और ऐसा 2 इक्वेशन जिसमें एक वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड में हो और एक दूसरा ओनली मैग्नेटिक फील्ड में, और वो कैसे किया ये देखिए। पहला मैक्सवेल इक्वेशन एंड थर्ड मैक्सवेल इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे और सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन एंड फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। तो ये जो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन जो था डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी, इसमें क्या करो ना आप, कर्ल लगा दो दोनों साइड। देखते रहना, टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड। कर्ल लगाओगे तो इधर डेल क्रॉस ई और इधर माइनस डी बाई डी टी डेल क्रॉस बी ना। और फ्रॉम फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन डेल, अच्छा ये सब यदि एयर मीडियम के लिए बात करें हम लोग, एयर, वो जो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है वो एयर मीडियम के लिए पर्सनली बात करोगे तो वो आएंगे पर्सनली। हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन को 3 मीडियम में पर्सनली देखना है, उस बात पर पर्सनली आएंगे। कहाँ फंसी है? JC0 फॉर एयर मीडियम, JC इक्वल टू 0, इसलिए ऐसा होगा फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। और हम लोग चलो इस इक्वेशंस को जो 2 इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मान लो फॉर एयर मीडियम के लिए कर रहे हैं, तो अब इसका वेक्टर कैलकुलस का प्रॉपर्टी अप्लाई करो। क्या ये हो जाएगा डेल इंटू डेल डॉट ई। अच्छा एक बात और, फॉर एयर मीडियम फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन भी थोड़ा मॉडिफाई होता है, डेल डॉट ई बराबर 0, क्योंकि रो फ्री 0, कोई चार्ज डेंसिटी होगा क्या एयर में? एयर में ना करंट डेंसिटी होगा ना चार्ज डेंसिटी होगा, तो ये थोड़ा मॉडिफाई होता है फॉर एयर मीडियम। और इसमें वेक्टर कैलकुलस अप्लाई कर रहे हैं, डेल डॉट ई माइनस डेल टू ई, ठीक है। इधर तो जो है माइनस डी बाई डी टी डेल क्रॉस बी। अब क्या करिए, सब कुछ पुट कीजिए आप यहाँ। डेल डॉट ई की जगह 0 डालोगे और डेल क्रॉस बी की जगह उतना यहाँ डालोगे, तो ये 0 माइनस डेल टू ई इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, और डेल क्रॉस बी की जगह म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। ये माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज ये फाइनली जो एक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पर, वो दिख रहा है डेल टू ई इक्वल टू म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर। ये आया, देखो ये इक्वेशन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड में आया। इसमें जरूरत पड़ा किसका 1 का भी जरूरत पड़ा। 3 से आप स्टार्ट किए थे, 3 को लेके स्टार्ट किए थे, और 1 and 4 का जरूरत पड़ा ना। तो ये एक इक्वेशंस मिला जो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड में है। सिमिलरली 4th से स्टार्ट करते आप और 2 और 3 का यूज करेंगे। किसका? 2 और 3 का। तो सिमिलरली आप ये कर के देखना तब तक घर पर। ये आपको आएगा डेल टू बी इक्वल टू म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट डी टू बी बाई डी टी स्क्वायर, ये मिलेगा जब 4th से स्टार्ट करोगे, यही सब काम करोगे तो
तो चारों इक्वेशन फाइनली कन्वर्ट हुआ दो इक्वेशंस में। यहां सिमिलरली लिख लेना, ऐसे लिख लो ना, सिमिलरली फ्रॉम 4। ये देखना, इसको करके ट्राई करना। एग्जाम में डायरेक्टली जो हाँ, सिमिलरली करके लिख सकते हैं डायरेक्ट, एक वो दिखा के सिमिलरली लिख सकते हो। तो अब इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इस रिजल्ट का।